आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं प्रदीप कुमार, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आज आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ उसका टाइटल है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। और ये जो टॉपिक है ये हमने क्लास +1 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जिसके आधार पे ये मॉडल है या जिसके नाम पे जो ये मॉडल है नील बोहर, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नील बोहर जी हैं और ये पिक्चर इनके काम को दर्शा रही है। नील बोहर डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से 1911 में कंप्लीट की। उन्होंने उसके बाद कुछ समय जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ इंग्लैंड में भी बिताया। इन 1913 वो दोबारा कोपेनहेगन में आ गए और बाकी अपनी लाइफ उन्होंने वहीं स्पेंड की। इन 1920 ही वॉज नेम्ड डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। 1920 में उनको इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का डायरेक्टर बना दिया गया। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोहर वर्कड एनर्जेटिकली फॉर पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ऊपर इन्होंने बहुत ही एनर्जेटिकली काम किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही रिसीव्ड द फर्स्ट एटम्स फॉर पीस अवार्ड इन 1957। 1957 में इन्होंने इनको एटम्स फॉर पीस अवार्ड से नवाजा गया। बोहर्स was awarded the Nobel Prize in Physics in 1922। 1922 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मॉडल में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसके पोस्टुलेट्स कि क्या क्या कहा था बोहर्स ने एटम के बारे में। तो पहले पोस्टुलेट में क्या कहा था उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है और उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी भी फिक्स है और रेडियस भी फिक्स है। इसका रेडियस बदलता नहीं है और ना ही इसकी एनर्जी बदलती है। यू कैन सी हियर दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है। इसका रेडियस भी फिक्स है और इस सर्कुलर पाथ की एनर्जी भी फिक्स है। ये जो पाथ बने हैं फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, इनको क्या कहा गया? दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको ऑर्बिट भी कहा गया, स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा गया और अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी कहा गया। इनको हम KLM से भी रिप्रेजेंट करते हैं और 1, 2, 3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट या K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, इस तरह से। These orbits are arranged concentrically around the nucleus। फिर कहा गया कि ये जो ऑर्बिट्स या जो सर्कुलर पाथ है इन सभी का सेंटर एक ही है, मीन्स न्यूक्लियस। सभी ऑर्बिट का सेंटर एक। सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा गया? सेकंड पोस्टुलेट में कहा गया कि
क्या इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे जा सकता है या आ सकता है? उसने कहा कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इसकी ना तो एनर्जी बदल रही है और ना ही ये इस ऑर्बिट को छोड़ रहा है। लेकिन अगर इसने छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? However, the electron will move from lower stationary state to higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron. फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा था कि इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स, इसकी भी एनर्जी फिक्स है, इसकी भी एनर्जी फिक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट को छोड़ करके यहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर इसने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है या लोअर स्टेशनरी स्टेट में आना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसने एनर्जी गेन की और सेकंड में सर्कुलेट कर रहा है। अब सेकंड से जब ये फर्स्ट में आया तो दोबारा एनर्जी छोड़ रहा है। ग्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जाते हुए दिखाया, यहाँ इसको आते हुए दिखाया है। और ये जो एनर्जी चेंज है, इट डज नॉट टेक प्लेस इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर। एनर्जी चेंज जो है वो लगातार नहीं हो रही, एकदम से एनर्जी छोड़ करके जंप करके ही लोअर से हायर में जाता है और हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। और कितनी एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और कितनी एनर्जी लूज करके हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आएगा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? डेल्टा ई के द्वारा। डेल्टा इज द equal to EF minus EI. EF means final energy state, energy of the final energy state, and EI is the energy of the initial energy state. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये जंप किया फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट की एनर्जी EI, सेकंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी EF। और इसी तरह से जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आया तो इसकी इनिशियल एनर्जी स्टेट कौन बन गई? EI, और फाइनल कौन बन गई? EF। तो इस तरह से कितनी एनर्जी गेन करेगा, कितनी लूज करेगा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के द्वारा। थर्ड पोस्टुलेट। अब थर्ड पोस्टुलेट में बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो हायर में चला गया, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी छोड़ी तो लोअर में चला गया। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में गेन की इसने और किस फॉर्म में लूज की? इसने एनर्जी को गेन किया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और एनर्जी को भी छोड़ा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो जो थर्ड पोस्टुलेट है ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। यू कैन सी हियर हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसने एनर्जी गेन की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, HNU एनर्जी थी और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है। अब यहाँ पे ये हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी फील नहीं करता है, दोबारा एनर्जी छोड़ी इसने इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फिर लोअर ऑर्बिट में आ गया। तो ये जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की या एमिट की, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन absorbed or emitted when transition occur between two stationary state is given by, ये आपके पास stationary state है E1 E2, it is given by nu is equal to delta E upon H. Now what is this delta E here? और ये एक्सप्रेशन कहाँ से लिया हमने, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पता है फोटोन की एनर्जी कितने के बराबर होती है? HNU के बराबर, क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा था। और यहां से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है न्यू इज इक्वल टू E अपॉन H। H क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ यूज किया है, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H। और डेल्टा E क्या है ये? इट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू स्टेशनरी स्टेट्स इन विच द ट्रांजिशन अकर। मतलब डेल्टा E उन दो एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी का डिफरेंस है जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रही है, मतलब जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। सो इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी स्टेट्स रिस्पेक्टिवली।
दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। इसी एक्सप्रेशन को न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच को हम बोहर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। सो दिस एक्सप्रेशन न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, इट इज कॉल्ड बोहर फ्रीक्वेंसी रूल कि जो रेडिएशन लूज की उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है या रेडिएशन गेन की है इलेक्ट्रॉन में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब फोर्थ पोस्टुलेट को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ पोस्टुलेट इसी से रिलेटेड है। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एंगुलर मोमेंटम होता किसका है, जो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। एज वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम कितने के बराबर होता है, या लीनियर मोमेंटम होता किसका है, जो लीनियर मोशन में चला होता है कितने के बराबर होता है, मास और उसकी लीनियर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी कितने के बराबर होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इलेक्ट्रॉन जिसका मास m से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर सर्कुलर मोशन में है जिसका रेडियस r है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी I इंटू ओमेगा। सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस का स्क्वायर me r स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी कितने के बराबर होती है, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट या ऑर्बिट सर्कुलर पाथ। अब एंगुलर मोमेंटम में अगर हम इन वैल्यूज को पुट कर दें, I की जगह me r स्क्वायर लिख दें और ओमेगा की जगह v अपॉन r लिख दें, हमने लिख दी है। तो इसके साथ एक r के साथ एक r कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू me vr। सो इन दिस वे we will get the value of angular momentum is equal to me vr। now fourth postulate। अब fourth postulate क्या बोलता है, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। कि ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसमें जो ऑर्बिट बने हैं, ऑर्बिट के ऊपर दौड़ रहा है, कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के ऊपर चलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर। मतलब me vr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला हुआ है और उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो कितने के बराबर आना चाहिए, h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, h अपॉन 2 पाई। और इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन चला है तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 2h अपॉन 2 पाई मीन्स h अपॉन पाई। और इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 3h अपॉन 2 पाई। मतलब अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्बिट एटम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। n जो है इट इज द नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। तो यही जो है दिस पोस्टुलेट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, इस कंसेप्ट को ये इंट्रोड्यूस करता है। तो ये तो थे बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट। अब बोहर के मॉडल के द्वारा क्या क्या एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में देखते हैं। सक्सेसफुलनेस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर के मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको जो नंबर दिए गए जैसे 1 2 3 4 n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3,
इनको किसके रूप में जाना गया? दीज आर कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जिनको आप आगे पढ़ेंगे अभी। So these integral numbers are known as principal quantum numbers। दूसरी बात, ये जो स्टेशनरी स्टेट्स या ऑर्बिट हैं, इनका रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाए? रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड का रेडियस, थर्ड का रेडियस। सो दीज आर एक्सप्रेस्ड एज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट, और यहाँ पे ए नॉट क्या है? इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है? 52.9 pm। तो अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n की जगह 1 रख दो, सेकंड का निकालना है तो n की वैल्यू 2 रख दो, इसी तरह से थर्ड का निकालना है तो n की वैल्यू 3 रख देती। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितने के बराबर है? 52.9 pm, और इसी रेडियस को बोहर रेडियस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बोहर रेडियस। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, यहां से न्यूक्लियस के सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का जो दूरी है उसको सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कहा गया। कितने के बराबर है ये? 211.6 pm। और इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, न्यूक्लियस के सेंटर से थर्ड ऑर्बिट तक कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 476.1 pm। और जनरली जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट ऑर्बिट में ही पाया जाता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ही r की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले ऑर्बिट में है, जैसे सपोज करो थर्ड ऑर्बिट में है, तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होगा अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। अब बात आती है अगले पॉइंट की, एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। जो ऑर्बिट है या स्टेशनरी स्टेट है या एनर्जी स्टेट्स हैं, इनकी एनर्जी कितने के बराबर है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसकी एनर्जी को E1 से रिप्रेजेंट किया है, E2 से रिप्रेजेंट किया और थर्ड की को E3 से रिप्रेजेंट किया। अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? En इज इक्वल टू माइनस RH 1/n। n की वैल्यू 1, 2, 3 है और RH जो है वो राइडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 2.18 इंटू 10⁻18 जूल के बराबर। एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? तो यहाँ पे n की जगह हमने 1 रख दिया, कितने के बराबर आ जाएगी ये? माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल के बराबर। सो इन दिस वे एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से सेकंड की भी हम कैलकुलेट करेंगे, थर्ड की भी कैलकुलेट करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। सेकेंड एनर्जी स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 रखेंगे और कितने के बराबर आ जाएगी? माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर, एंड इट्स वैल्यू इज माइनस 0.545 इंटू 10⁻18 जूल। और इसी तरह से हम थर्ड की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और थर्ड की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? माइनस 0.242 इंटू 10⁻18 जूल के बराबर। तो इस तरह से हम ये जो ऑर्बिट्स हैं या स्टेशनरी स्टेट्स हैं इनकी एनर्जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन्स? जो आपने वैल्यूज देखी इनके साथ सभी के साथ नेगेटिव साइन था। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो
जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में या रेस्ट में है उसकी एनर्जी से कम है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होगा या रेस्ट में होगा तो जितनी उसकी एनर्जी होगी उससे कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जब एटम के अंदर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। अब जब फ्री स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है। ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट is an electron that is infinitely away from the nucleus and is assigned the energy value of 0। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से अनंत दूरी पे है, इनफाइनाइट, और उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर कंसीडर करते हैं वहां, और E इनफाइनाइट इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इस पिक्चर की सहायता से हम समझ सकते हैं, ये पिक्चर हाइड्रोजन एटम की दिखाई है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक दिखाया है, और इसी तरह से यहाँ पे ये लेवल्स दिखाई है, N1, N2, N3, N4, N5, N6। अब इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत दूरी पे है, मीन्स यहाँ पे जो है एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, इज इक्वल टू 0। अब यहां से एटम की तरफ जब भी चलेगा तो एनर्जी छोड़ता हुआ चलेगा, 0 है फिर एनर्जी छोड़ रहा है तो किस में आएगी वैल्यू, नेगेटिव में। सिक्स्थ ऑर्बिट में आ गया, फिफ्थ में, फोर्थ में, थर्ड में, सेकंड में और फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, और ये इनकी एनर्जी की वैल्यू है। जब सिक्स्थ में आया तो माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया, पीछे हमने वो जूल्स में एक्सप्रेस की थी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये फिफ्थ में फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, थर्ड की, सेकंड की और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितने के बराबर है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आता जाता है एन की वैल्यू कम होती जाती है, और अगर एनर्जी की वैल्यू देखें हम एन के लिए तो वो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन साथ में नेगेटिव साइन है। The most negative energy value is given by n is equal to 1 and it corresponds to the most stable orbit। तो सबसे स्टेबल ऑर्बिट कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट, और इसी को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। When the electron is free from the influence of the nucleus, the energy is taken as 0। The electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number n is equal to infinite and is called the ionized hydrogen atom। और जब इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इनफाइनाइट में है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जुड़ा ही नहीं, एटम से बाहर है। एटम से बाहर है तो हाइड्रोजन एटम को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, H पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट एन, द एनर्जी इज एमिटेड एंड एनर्जी इज लोअर। अब जब इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी छोड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मींस पहले 0 थी फिर नेगेटिव में जा रही है। So this is the reason for the presence of negative sign in the electronic energy for hydrogen atom and depicts its stability relative to the reference state of 0 energy and n is equal to infinity। अगला पॉइंट जो है, अब बोहर थ्योरी को हम उन आइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे कौन कौन से आइन हो सकते हैं, जैसे He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव। हाइड्रोजन हीलियम एटम के पास वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक छोड़ दिया इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 छोड़ दिए, एक है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 छोड़ दिए हैं, एक। तो इस तरह से इन आइन के ऊपर भी ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है, बोस थ्योरी जो। दीज आर द हीलियम एटम्स, हीलियम आइन, लिथियम आइन एंड बेरिलियम आइन। अब इन आइन के जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है और रेडियस कितना है, इसके लिए एक्सप्रेशन En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपॉन n²। ये तो वही है, RH की वैल्यू है।
और n स्क्वायर भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे नया जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व हुआ है जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और इसी तरह से रेडियस के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड pm। यहाँ पे भी जेड फैक्टर जो है इंक्लूड किया गया है। तो इन एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं, पहले तो व्हाट इज जेड, जेड है क्या, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द आयन। जैसे हीलियम है तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 आएगी, लिथियम के लिए 3 आएगी, बेरिलियम के लिए 4 आएगी। तो अगर हम इनके लिए एनर्जी और रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्या देखते हैं, इट इज एविडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एनर्जी becomes more negative and that of radius becomes smaller with the increase in z। जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे रेडियस कम हो रहा है और एनर्जी की वैल्यू भी नेगेटिव साइन के साथ ज्यादा है। इट मींस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ रहा है, इट इज मोर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। अगला पॉइंट जो है, it is also possible to calculate the velocities of electron moving in this orbit। इन आयन के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिवली अगर हम देखें तो किसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ती है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए है, ये हीलियम के लिए है, ये लिथियम के लिए। आप देख रहे हैं लिथियम में फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी उससे कम है और इसकी सबसे कम। और दूसरी बात अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में है तो वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, फोर्थ ऑर्बिट में है, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज सेम है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्बिट। कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है अगर वो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी अगर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज सेम है तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात आती है इसकी लिमिटेशंस की कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो पहला, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइनर डिटेल्स, मीन्स डबलेट, दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। वैसे जनरली तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इस तरह से दिखाया गया है, लेकिन जब इसको और एनालाइज किया गया तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इनके अंदर भी बहुत सारी, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ लाइन, दीज आर द ग्रुप ऑफ लाइन्स, यू कैन सी है। यहां पे देखिए लाइन के ग्रुप्स ये भी बीच बीच में डिवाइड की हुई है, इनको जो है बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी लिमिटेशन है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स other than hydrogen, for example helium atom which possesses only 2 electrons। दूसरी एटम के स्पेक्ट्रम को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इवन हीलियम एटम के मॉडल को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया जिसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात आती है कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करें तो वो स्प्लिट हो जाती है, 2 भागों में स्प्लिट हो, 2 स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। और इसी तरह से अगर स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करें तब भी उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है इसको भी बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और चौथा है, it could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds। कि एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ करके मॉलिक्यूल क्यों बनाती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर का मॉडल।
तो ये तो थी लिमिटेशंस बोहर मॉडल की। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।